हेलो बच्चों, वेलकम टू द पावर एजुकेशन। पावर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोग को बताया गया है कि क्लास 12 इंटरमीडिएट फिजिक्स कुमार मित्तल की जो बुक है उसको सॉल्व करवाया जाएगा। तो आज हम लोग का जो वीडियो है वेरी इंटरेस्टिंग और इंट्रोडक्टिव वीडियो होगा। और यहाँ पर हमारे पास पहला हमारा जो चैप्टर है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र है। सबसे पहले तो जो फिजिक्स है हमें 5 इकाइयों में बांटा गया है। तो पहली इकाई का पहला चैप्टर हमारे पास है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र और ये कुमार मित्तल की बुक से है। तो अब कुल मिला के जो फिजिक्स है उसमें हमें पढ़ना क्या होता है, हमें पढ़ना होता है चार्ज के बारे में। किसके बारे में? चार्ज के बारे में। चार्ज का मतलब क्या हो गया? आवेश। अब आवेश हमें पढ़ना है तो क्लास 12 में हमें ये पढ़ना है कि जैसे इस इकाई को 2 भागों में डिवाइड किया गया। जैसे हमारे पास क्या है? फिजिक्स है। फिजिक्स हमारे पास है, भौतिक विज्ञान है। अब भौतिक विज्ञान को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया। एक पार्ट हमारे पास क्या है? स्थिर वैद्युतिकी। एक पार्ट हमारे पास क्या है? स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी। और दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है? दूसरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं गतिमान आवेश। गतिमान आवेश। गतिमान आवेश। अब इसका मतलब क्या हो गया? स्थिर वैद्युतिकी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और गतिमान आवेश का मतलब क्या हो गया? चलने वाला चार्ज। इसका मतलब क्या हो गया? इसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। अब इसका मतलब क्या हो गया कि हमें शुरुआत में पहला जो हमारा इकाई उसका क्या है? हमें स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब यहाँ से स्थिर का मतलब क्या हो गया? स्थिर का मतलब हो गया रुका हुआ। इसका मतलब क्या हो गया? रुका हुआ। वैद्युतिकी मतलब क्या हो गया? चार्ज हो गया, मतलब चार्ज हो गया। चार्ज का मतलब आवेश। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें किसके बारे में पढ़ना है कि कोई चार्ज होगा और वो चार्ज क्या होगा? किसी एक स्थान पे रुका होगा। किसी एक स्थान पे क्या होगा? स्थिर होगा। जैसे अब क्या हो गया, हमारे पास कोई मान सकते कोई प्लेट है या हमारे पास कोई चादर है। उस चादर पे क्या होगा? स्थिर वैद्युतिकी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यहाँ पर चार्ज दिया रहेगा, वितरण होगा और कैसा होगा? वो रुका हुआ होगा। ठीक, इस प्रकार के जो चार्ज हमें किस में पढ़ने हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है? गतिमान आवेश मतलब इलेक्ट्रिक करंट। गतिमान मतलब क्या हो गया? चलने वाला। यहाँ पर क्या है? गतिमान का मतलब क्या हो गया? चलने वाला। और आवेश का मतलब क्या हो गया? फिर से हमारे पास क्या हो गया? चार्ज हो गया। आवेश का मतलब क्या हो गया? आवेश बोल सकते हैं, करंट बोल सकते हैं। तो गतिमान आवेश में हमें क्या पढ़ना है? गतिमान आवेश में हमें ऐसे चार्ज को पढ़ते हैं जो क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, जिनका आवागमन हो रहा है। ठीक है, तो 2 प्रकार के हमें पढ़ना है। एक हो गया स्थिर वैद्युतिकी, दूसरा क्या हो गया? गतिमान आवेश। तो हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर हमारे पास क्या है? कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास क्या है? चार्ज। जैसे भी बात क्या आ रहा है? चार्ज, आवेश। तो पहला हमारा जो हेडिंग है या जो हमारा पहला टॉपिक है हमारा क्या होगा? चार्ज होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चार्ज मतलब आवेश होता क्या है? आवेश होता क्या है? तो हम लोग सबसे पहली हेडिंग क्या लगाएंगे? आवेश। तो हमारे पास पहला हेडिंग क्या हो गया? आवेश मतलब चार्ज। आवेश मतलब चार्ज। अब इसमें क्या हो जाएगा? चार्ज होता क्या, आवेश होता क्या? तो सबसे पहले बच्चों हम लोग एक एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे हम लोगों ने बचपन में एक प्रैक्टिकल किया होगा। क्या करते हैं हम लोग? एक कंघा ले लेते हैं और कुछ कागज के टुकड़े ले लेते हैं। हम क्या करेंगे? कागज के टुकड़े को छोटे छोटा पार्टों में करके ऐसे फेंक देंगे या ऐसे रख देंगे। अब इसको रखने के बाद क्या होगा? हम एक कंघा लाएंगे। एक क्या लाएंगे? ये कंघा हमारे पास है, ये कुछ कंघा है, ऐसे है। ये हमने कंघा ले लिया। अब क्या करेंगे? इस कंघे को हम अपने इस कंघे को हम अपने बाल से रगड़ेंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे इस कंघे को अपने बाल से रगड़ेंगे और उस कंघे को यहाँ पर लाएंगे। यहाँ पर लाने के बाद क्या होगा? इसमें एक जादू होगा। जादू का मतलब क्या हो गया कि कुछ कागज के टुकड़े इस कंघे में चिपक जाएंगे।
कुछ कागज के टुकड़े क्या होंगे, कंघे में चिपक जाएंगे और कुछ इससे दूर जाएंगे। तो भाई यहाँ जादू नहीं हो रहा है, यहाँ पर अभी आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का फोर्स लग रहा है, अप्लाई हो रहा है, अभी बताएंगे कैसे होगा। तो जैसे क्या हो गया कि हमने एक कंघा लिया और कंघे को हमने जैसे यहाँ से बाल में रगड़ा, यहाँ पास लाए, तो कुछ कागज के टुकड़े क्या हो गए, कंघे में चिपक गए और कुछ इससे दूर चले गए। या हम बोल सकते हैं कुछ जो टुकड़े हैं इस कंघे में आकर्षित हो गए और कुछ दूर चले गए। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है जिसे हम लोग बोलते हैं आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ में हमारे पास आवेश का डेफिनेशन क्या हुआ। अच्छा, अब यहाँ पर जो कागज के टुकड़े हैं जा रहे हैं या आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, प्रतिकर्षित हो रहे हैं या आकर्षित हो रहे हैं। इसका मतलब कि इसमें एक गुण पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है, एक गुण पाया जा रहा। तो आवेश होता क्या है, किसी वस्तु का एक गुण होता है। ठीक है बच्चों, अब इसका डेफिनेशन हम लोग क्या बोलेंगे कि आवेश किसी वस्तु का गुण होता है या आवेश किसी वस्तु का गुण होता है जिसमें विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती है। तो इसका डेफिनेशन हमारे पास क्या आएगा, आवेश आवेश किसी वस्तु का आवेश किसी वस्तु का गुण होता है, गुण होता है जिसमें विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती है, होता है जिसमें विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती है, प्रभाव की घटना घटित होती है। विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो आवेश होता है इसको किससे प्रदर्शित करते हैं। तो आवेश, अब आवेश में क्या हो गया कि हम लोग इसके कुछ क्वालिटी पढ़ेंगे। जैसे पहली क्वालिटी क्या हो गया कि हम लोग सदिश और अदिश राशि पढ़े हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आवेश क्या होता है। आवेश एक अदिश राशि होता है। क्या होता है, अदिश राशि होता है। अदिश राशि का मतलब क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या हो गया, अदिश राशि का मतलब क्या हो गया कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें केवल क्या पाया जाता है, जिसमें केवल उसके परिमाण पाए जाते हैं, उसकी कोई दिशा नहीं होती है, अदिश राशि कहलाती है। अब जैसे भी यहाँ पर क्या आ गया कि जो आवेश होता है किसी वस्तु का गुण होता है। इसका मतलब क्या हो गया, अब जिस भी डेफिनेशन में अगर हमारे पास आ गया गुण है या किसी भी नंबर आ गया, जैसे कि बोला गया कि संख्या होती है, जिसे गुण आ गया संख्या होता है, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी की परिभाषा में आ गया गुण या संख्या, तो वो हमेशा क्या होगी, अदिश राशि होगी। अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो आवेश होता है, आवेश को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं। आवेश को हम लोग प्रदर्शित करते हैं क्यू से। आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से करते हैं। अगला हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास होता है कि जो आवेश होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है। तो अगर हम लोग मात्रक के बारे में लिखें यहाँ पर, तो जैसे हम लोग जानते हैं Q बराबर आई टी। Q बराबर आई टी कहाँ से आया, I बराबर हम लोग पढ़े Q बाई टी। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, धारा कहते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग Q की वैल्यू फाइंड करें तो Q बराबर आई टी हो जाएगा। तो यहाँ से एक मात्रक तो क्या हो गया, I का हो गया एम्पियर, T का मतलब क्या हो गया, सेकंड। तो मात्रक की बात करेंगे तो इसका एक मात्रक क्या हो गया, एम्पियर सेकंड। एक मात्रक क्या हो गया, एम्पियर सेकंड। दूसरा मात्रक क्या हो गया, एक मात्रक इसका होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम होता है। और एक अगला मात्रक इसका क्या होता है, फैराडे। क्या होता है, फैराडे। फैराडे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास मात्रक कितने हो गए, 3 हो गए। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि आवेश होता है क्या, आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसमें विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती है। उसके बाद क्या पढ़ा, आवेश कैसी क्वांटिटी है, अदिश क्वांटिटी है या अदिश राशि है। इसे हम लोग क्यू से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक क्या हो गया, एम्पेयर सेकंड हो गया, कूलाम हो गया, और क्या हो गया है, फैराडे हो गया। ठीक है, इतनी बात हमारे पास क्या है, आवेश के बारे में। अब थोड़ा सा हम लोग और जानकारी लेंगे कि आवेश के बारे में। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे आवेश की मात्रा। आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा का मतलब क्या हो गया कि आवेश की मात्रा, एक फार्मूला हमारे पास है। अब फार्मूला का मतलब क्या हो गया, जैसे हमारे पास अगर कोई परमाणु है,
कोई क्या है परमाणु है और इस परमाणु में समान अवस्था में कोई हमारे पास क्या है परमाणु है और परमाणु में समान अवस्था में क्या होता है कि किसी परमाणु में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई परमाणु है और इस परमाणु में आवेश की मात्रा अगर हमें फाइंड करना है तो मान लेते हैं कि अगर इस परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो कि कमी या अधिकता हो या अधिक हो तो अगर एक इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे Q बराबर 1e, मतलब इसका जो चार्ज होगा एक आवेश के बराबर होगा। अब हम बोल दें कि दो इलेक्ट्रॉन की क्या हो कमी हो या अधिक हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा Q बराबर, अब दो इलेक्ट्रॉन पे क्या आएगा 2e आएगा। अगर हम बोल दें तीन इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता हो तो यहाँ से क्या आ जाएगा Q बराबर 3e आ गया 3e आ गया। इसी प्रकार हम लोग क्या बोल दें n इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता हो तो प्यारे बच्चों क्या आएगा Q बराबर 3 की जगह पे क्या आ गया ne आ गया। तो यहाँ से एक फार्मूला हमें क्या मिल गया आवेश की मात्रा अगर आपको किसी भी परमाणु में फाइंड करना है तो Q बराबर फार्मूला क्या आ गया ne आ गया। अब जहाँ पर Q क्या होता है, जहाँ पर Q को हम लोग क्या बोलेंगे, Q के हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, Q क्या हो गया हमारा आवेश हो गया, Q का मतलब क्या हो गया आवेश हो गया। उसके बाद N क्या हो गया इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया और उसके बाद E क्या हो गया इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। तो Q क्या है आवेश है, N क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब कितने संख्या है, E क्या हो गया इलेक्ट्रॉन का आवेश। और जो इलेक्ट्रॉन के आवेश की वैल्यू होती है, इलेक्ट्रॉन के आवेश की वैल्यू -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होती है। अब यहाँ से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और आता है कि इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, यहाँ से क्या आएगा बच्चों इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या होता है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत का मतलब क्या हो गया। अब जैसे हम जानते हैं कि हमारे पास कोई परमाणु है या कोई भी प्रत्येक पदार्थ होता है, जितने भी पदार्थ होते हैं किससे मिलकर बने होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो हमारे पास अगला जो टॉपिक है क्या है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉन सिद्धांत बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। अब इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत का मतलब हो गया कि हमारे पास अगर कोई भी या प्रत्येक पदार्थ जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं परमाणुओं से। जो भी पदार्थ होते हैं पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं परमाणुओं से, ठीक है। तो जैसे अब हमारे पास ये क्या है कोई एक परमाणु है। अब परमाणु क्या होता है, परमाणु के बीच में एक भारी जगह होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं नाभिक बोलते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे नाभिक, मतलब न्यूक्लियस हो गया। अब नाभिक में होते क्या, नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और क्या होते हैं न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। तो ये तो हमारा क्या हो गया इलेक्ट्रॉन संकल्पना। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में होता क्या है कि जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है, जैसे अभी हमने बताया कि ये क्या हमारे पास एक है, जो भी प्रत्येक पदार्थ होते हैं परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं और परमाणु में क्या होता है, परमाणु के बीच में एक भारी जगह होता है जिसे हम लोग क्या बोलेंगे नाभिक कहते हैं। नाभिक में क्या होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब हमने ये भी बताया कि समान अवस्था में जो परमाणु होता है उसमें प्रोटॉनों की संख्या बराबर किसके होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या की, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इसमें क्या है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अब हमने मान लिया कि अगर इस परमाणु से हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन है, अगर हमने कहा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मान लेते हैं क्या हो गया इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब देखो जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन का मतलब क्या हो गया, इसका चार्ज कैसा होता है पॉजिटिव, मतलब धनात्मक होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है,
इसका चार्ज नेगेटिव होता मतलब ऋणात्मक होते हैं। अब देखो समान अवस्था में क्या है, दोनों की संख्या बराबर। हमने मान लिया कि यहाँ भी 15 प्रोटॉन है और यहाँ क्या है 15 इलेक्ट्रॉन है। अब इसका मतलब क्या हो गया, 15 प्रोटॉन मतलब 15 धनावेश, 15 इलेक्ट्रॉन मतलब 15 ऋणावेश। अब हमने कहा मान लेते हैं इस परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो यहाँ कितना बचा है, यहाँ बचा है 14 और यहाँ प्रोटॉन कितना बचा है 15 बचा है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका मतलब हो गया कि अगर किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ पर किसकी संख्या में कमी आ रही है, ऋणावेश। और ऋणावेश में कमी आ रही तो हम बोल सकते हैं धनावेश क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन में क्या होगी, कमी होगी। इलेक्ट्रॉन में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन में कमी होगी। और अधिकता किसकी होगी, अगर इलेक्ट्रॉन 14 बचा है तो अधिक कौन है, धनावेश। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, धनावेश में अधिकता होगी। इसको यहाँ लिख रहे हैं, इसका मतलब धनावेश क्या होगा, धनावेश, धनावेश की अधिकता होगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका है, धनावेश की अधिकता होगी। एक चीज़ और हम बोल सकते हैं, धनावेश की अधिकता होगी। अब देखो जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। द्रव्यमान किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। अब देखो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है मतलब द्रव्यमान घट रहा है, क्योंकि द्रव्यमान किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। तो यहाँ से एक चीज़ और हम लिख सकते हैं, यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान का मतलब यम, ये क्या होगा, घटेगा। ये क्या होगा, घटेगा। ठीक है, इतना चीज़ हम बोल सकते हैं। मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन में कमी आई, और इलेक्ट्रॉन में कमी आई तो धनावेश में क्या होगी, अधिकता होगी। क्योंकि यहाँ देखो पहले 15 थे, एक इलेक्ट्रॉन गया 14 बचा है, तो यहाँ से कितना बचे 15, मतलब धनावेश ज़्यादा हो गया। और इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहा तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, और द्रव्यमान क्या हो रहा है, मतलब निकल रहा मतलब घट रहा है। ठीक, अब हम लोग बोल सकते हैं अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है बढ़ेगा, हमने ये भी कह दिया कि अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा का मतलब कि अब कोई इलेक्ट्रॉन है आके इसमें प्रवेश कर रहा परमाणु में, तो बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, प्रवेश कर रहा है किसमें, नाभिक में। अब अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है तो पहले 15 थे, पहले 15 थे, तो एक इलेक्ट्रॉन आने से क्या होगा, प्रोटॉन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और यहाँ पर कितना हो गया, 15 एक 16 हो गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन में क्या हो गई, अधिकता। इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन में अधिकता हो गया। अब इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया। अब देखो जब इलेक्ट्रॉन अधिक है इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि हमारे पास ऋणावेश की अधिकता भी हो गई। तो यहाँ पहले देखो क्या था, धनावेश, अब क्या हो जाएगा, ऋणावेश की अधिकता, ऋणावेश की अधिकता होगी। तो ये आपका हो गया ऋणावेश की अधिकता। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, अब द्रव्यमान भी, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास ज़्यादा हो गया, इसका मतलब द्रव्यमान में क्या होगा, द्रव्यमान बढ़ेगा। इसका मतलब m की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, बढ़ेगी। तो ये हमारे पास इतना क्या था, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। ठीक है, आपको इतना याद करना और ये याद करना, मेन पॉइंट आपके हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, इसके बाद अगला टॉपिक हमारे पास है मूल आवेश क्या होते हैं। अगला टॉपिक क्या हमारे पास, मूल आवेश क्या होते हैं। तो मूल आवेश का मतलब क्या हो गया कि जैसे हमारे पास आवेश है, तो मूल आवेश का मतलब हो गया कि आवेश को मापने की, आवेश का जो सबसे छोटा इकाई होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल आवेश कहते हैं। तो हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, मूल आवेश। मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज। ठीक है, तो मूल आवेश का मतलब क्या हो गया, किसी भी वस्तु के न्यूनतम आवेश को हम लोग क्या बोलेंगे, मूल आवेश। किसी भी वस्तु के, किसी भी वस्तु के न्यूनतम आवेश को, मतलब छोटे से छोटे आवेश को, न्यूनतम आवेश को, न्यूनतम आवेश को मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश कहते हैं। ठीक है, तो मूल आवेश का मतलब क्या होगा कि किसी भी वस्तु के न्यूनतम आवेश को हम क्या बोलेंगे, मूल आवेश कहते हैं। अब इसके बाद इसी में हमारा एक टॉपिक आता है कि आवेश का क्वांटम सिद्धांत, या बोल सकते हैं आवेश का क्वांटाइजेशन। ठीक है, हमारे पास अगला क्या है, आवेश का क्वांटम प्रकृति, ऐसे भी बोल सकते हैं आवेश का
आवेश का क्वांटम प्रकृति। तो आवेश का क्वांटम प्रकृति होता क्या है? आवेश का क्वांटम प्रकृति का मतलब बच्चा हो गया कि अगर हमारे पास कोई आवेश है, जब किसी आवेश का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। मतलब जब कोई आवेश एक स्थान से दूसरे आवेश में जाता है तो उसका जो आवेश होता है मूल आवेश का क्या होना चाहिए? गुणज होना चाहिए। मूल आवेश का क्या हो? पूर्व गुणज हो। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आवेश का क्वांटाइजेशन या आवेश का क्वांटीकरण, या इसी को ही बोलते हैं आवेश का क्वांटम प्रकृति। तो इसका डेफिनेशन हम आपको लिख देते हैं कि जब किसी, तो यहाँ बच्चों क्या हो गया कि जब आवेश का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में होता है तो उसका आवेश सदैव इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? आवेश का क्वांटम प्रकृति या आवेश का क्वांटीकरण। अब पूर्ण गुणज का मतलब क्या हो गया? जैसे हमारे पास आवेश E होगा, 2E होगा, 3E होगा, 4E होगा। पूर्ण गुणज का मतलब क्या होता है कि इससे पहले वाले आवेश में आपका अटैच रहेगा। और ये पूर्ण गुणज आपका सीधा सा हो गया कि इसमें आपका जैसे 1 2 3 4 ई है, ये आपका कभी ऐसा नहीं होगा कि ये हमारे पास 1.5 ही होगा, अभी कभी ऐसा नहीं होगा कि 3.5 ही होगा। तो ये आपका क्या रहेगा? हमेशा और हमेशा क्या रहेगा? प्राकृतिक संख्या रहेगी, एक नेचुरल नंबर रहेगा। तो अब हम लोग का अगला जो टॉपिक है, ये आपका मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक अब स्टार्ट हुआ, कूलाम का नियम। तो अब हम लोग हेडिंग लगाएंगे कि कूलाम का नियम क्या होता है। तो कूलाम का नियम जो है वो क्लास 11 से रिलेट होगा। हम लोगों ने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण यूनिवर्सल में हम लोगों ने पढ़ा था कि द्रव्यमानों के लिए हम लोगों ने एक नियम पढ़ा था, द्रव्यमान के लिए हम लोगों ने एक नियम पढ़ा था। सेम वही नियम यहाँ भी अप्लाई होगा, बस यहाँ पर क्या होगा? आवेश के लिए। और क्लास 11 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कि द्रव्यमान के लिए। तो यहाँ पर हम लोग का हेडिंग क्या है? कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। अब ये इंपॉर्टेंट हमारा है, ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले कूलाम्स लॉ पढ़ने से पहले हम लोग एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं, वैद्युत बल क्या होता है। हम लोग एक टॉपिक क्या पढ़ते हैं? वैद्युत बल। वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स। अब देखो, अभी हम लोगों ने आवेश के बारे में चर्चा किया है। अब आवेश, अभी हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा आवेश कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ज। जैसे हमारे पास क्या है? आवेश है। अब आवेश क्या होता है? आवेश हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक क्या हो गया? धन आवेश। एक क्या हो गया? धन आवेश। दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा हमारे पास क्या है? ऋण आवेश। दूसरा क्या है? ऋण आवेश। अब जैसे भी हम लोगों ने बताया कि जो आवेश होता है उसे हम लोग प्रदर्शित कैसे करते हैं? Q से, ठीक है। तो जैसे अभी हमने कहा कि एक हमारे पास क्या है? ऋण आवेश, एक धन आवेश। तो अभी मैंने बोला कि हमारे पास कोई दो आवेश है, एक Q1 है, दूसरा क्या है? Q2। अब जैसे अभी हमने कहा कि ये हमारे पास एक आवेश है, अब ये दोनों क्या है? समान है, क्योंकि दोनों क्या है? धन आवेश। दूसरा क्या हमने कहा कि Q3 है, वो भी माइनस का, और माइनस Q4 है, ठीक है। अब जैसे अभी हमने कहा कि हमने दो चार्ज ले लिया, अब ये क्या है? दोनों समान है, ये क्या है? दोनों समान है। अब जैसे हमने कहा कि हमने Q1 ले लिया, दूसरा क्या ले लिया? Q2। अब Q1 और Q2 क्या? दोनों धनात्मक है, इसका मतलब दोनों समान है। तो समान आवेश के बीच में क्या होगा? एक बल लगता है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रतिकर्षण का बल। तो समान आवेशों के मध्य में कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण का बल, प्रतिकर्षण का बल, ठीक है बच्चों। और अभी हमने क्या कहा कि एक हमने क्या ले लिया? समान, और एक ले लिया असमान। जैसे हमने कहा एक हमने ले लिया Q1 ले लिया, क्या ले लिया? Q1, और दूसरा क्या ले लिया? Q3, ये माइनस का है। तो ये क्या है? ये प्लस है, ये माइनस है, इसका मतलब विपरीत आवेश हो गए। अब विपरीत आवेश क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बल लगेगा? आकर्षण का बल, आकर्षण बल, ठीक है बच्चों। तो समान आवेशों के मध्य लगने वाले बल को हम क्या बोलेंगे? प्रतिकर्षण। अब समान का मतलब चाहे दोनों धन आवेश हो या दोनों क्या हो? ऋण आवेश हो, या दोनों क्या हो? ऋण आवेश हो, तभी समान कहा जाएगा भाई। विपरीत का मतलब क्या हो गया? एक प्लस हो, दूसरा माइनस हो। तो समान आवेशों के मध्य लगने वाले बल को प्रतिकर्षण बल, विपरीत आवेशों के मध्य लगने वाले बल को आकर्षण बल कहते हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया कि वैद्युत बल क्या होता है? वैद्युत बल का मतलब हो गया कि यदि हमारे पास कोई दो आवेश हैं, उनके मध्य आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल को हम क्या बोलेंगे? वैद्युत बल। मतलब अगर हम लोग वैद्युत बल को डिफाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे? सीधा सा, दो आवेशों के मध्य, दो आवेशों के मध्य
दो आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को वैद्युत बल कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वैद्युत बल का डेफिनेशन। अब इसी के साथ ही हम लोग क्या पढ़ेंगे, कूलाम का नियम। अब कूलाम के नियम में हमें वैद्युत बल की आवश्यकता होती है, इसलिए हमने आपको बता दिया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या होता है कि दो आवेश हैं। अब दो आवेश कैसे रहेंगे, स्थिर, क्योंकि हमने आपको शुरुआत में बताया है कि हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होगा कि चार्ज जो होगा रुका होगा, उसको चलना नहीं है, वो क्या होगा, एक स्थान पे रुका रहेगा। अभी उसको चार्ज को आगे हम लोग दौड़ाएंगे तो हम लोग आ जाएंगे गतिमान आवेश में। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, कोई दो चार्ज है, एक Q1 है, दूसरा क्या है Q2, और उनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r। अब ये नहीं डिफाइन किया गया, हमें ये नहीं पता है कि कौन सा ये दोनों धनात्मक है या दोनों ऋणात्मक है, या एक धनात्मक या एक ऋणात्मक। तो चाहे जैसे होंगे, इसमें बल आपका कौन सा लगेगा, या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वैद्युत बल। तो यहाँ पर क्या लगेगा, अगर दो आवेश है तो उनके बीच में क्या लगेगा, वैद्युत बल लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ बोला गया है कि दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला जो वैद्युत बल होता है, वैद्युत बल का मतलब क्या हो गया, F। वैद्युत बल का मतलब क्या हो गया, F। दो आवेशों या दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला जो वैद्युत बल होता है, वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। अब अभी हम आपको अनुक्रमानुपाती का मतलब बता रहे हैं, तो दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती। तो हमने भाई आवेश लिख दिया, इनका गुणनफल, इसके अनुक्रमानुपाती, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। और इन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन होता है, वैद्युत बल। तो यहाँ से जो वैद्युत बल है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती हो गया, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर देखो, एक हमारे पास एक क्या, अनुक्रमानुपाती, एक क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रम का मतलब क्या हो गया, उल्टा। अब देखो ये हमारा क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अनुक्रमानुपाती। दूसरा हमारे पास क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है बबुआ। अब देखो इसमें क्या होगा, F जो है वो अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या हो गया कि जब भी अगर हम लोग Q का मान बढ़ाएंगे तो F का मान क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब अगर हम लोग Q का मान बढ़ा रहे हैं तो F का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर Q का मान घटा रहे हैं तो F का मान भी क्या होगा, घटेगा। एक इसकी प्रॉपर्टी है अनुक्रमानुपाती मतलब प्रोपोर्शनल की। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया कि साथ साथ चलने वाली घटना है, मतलब साथ साथ बढ़ेंगे साथ साथ घटेंगे, ये तो हो गया अनुक्रमानुपाती। दूसरा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया भैया कि अगर हम लोग बीच की दूरी को बढ़ाएंगे तो यफ का मान क्या होगा, घटेगा। मतलब ये वाला मान अगर बढ़ाएंगे तो यफ का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। या इसी का उल्टा, अगर इसका मान हम क्या करें, कम करेंगे तो यफ का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम। मतलब एक को हमने दूर किया तो ये वाला पास आएगा। या ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हमने एक का मान बढ़ाया तो दूसरा घट जाएगा, दूसरे का मान बढ़ाया तो पहला वाला घट जाएगा। ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। मतलब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, हमें क्या मिलता है दोनों को सॉल्व करने पर। यहाँ से हमें बच्चों क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा कि जो यफ है, यफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन में R²। ठीक है, अब यहाँ से ये वाला साइन जब भी हटाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ये आपका तरीका है, पूरे फिजिक्स में यही नियम लगेगा, F बराबर लगेगा और एक कांस्टेंट हम लोग जोड़ेंगे। कांस्टेंट को हमने कहा K, उसके बाद क्या आएगा, वही संख्या लिख देंगे जो पहले से, Q1 Q2 अपॉन R²। अब यहाँ पर जो K हमने जोड़ा है वो क्या है, एक नियतांक है। कैसा नियतांक है, अनुक्रमानुपाती। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे K, जहाँ K नियतांक है, और K की जो वैल्यू होती है उसको कुछ रखा गया है। K की वैल्यू जो माना गया है वो माना गया है
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो ये हमारा जो फार्मूला है ये क्या हो गया है, कूलाम का नियम। अब जो एप्सिलॉन नॉट है, फिर से 4 का मतलब जानते हैं, पाई का मतलब इसकी वैल्यू 22/7 भी जानते हैं। एप्सिलॉन नॉट नया चीज मिल रहा है, इसे क्या पढ़ेंगे, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो। इसे हम लोग बोलते हैं निर्वात की वैद्युशीलता, निर्वात या वायु की वैद्युशीलता, वैद्युशीलता। ठीक है बच्चों, निर्वात या वायु की वैद्युशीलता। अब ये हमारा क्या हो गया, कूलाम का नियम। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब इसको जो लिखना है डेफिनेशन, उसको भी लिख सकते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन स्टार। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन स्टार। अब यहाँ से हम लोग जो एप्सिलॉन नॉट नया हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी आया है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं, ये है क्या। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट होता क्या है। अब जो बच्चों हमारे पास एक कांस्टेंट आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू कुछ होती है जो निर्धारित की गई है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का मान, इसका मान क्या होता है। तो देखो एप्सिलॉन नॉट का मान चाहिए, हम इसको यहाँ भेज दें, इसको यहाँ ले आए, तो इसको प्रक्षांतर करेंगे तो आएगा 1/4। अब पाई का मान क्या होता है, 3.14 गुणे ये वाला इधर आएगा, तो ये हो गया 9 × 10⁹ बराबर में एप्सिलॉन नॉट। अब इसको हम लोग गुणा करके भाग करेंगे तो हमें एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या मिल जाएगा, 8.85 × 10⁻12। तो इसका जो मात्रक हो, इसका जो मान होता है एप्सिलॉन नॉट का, ये क्या होता है 8.85 × 10⁻12, और इसका जो मात्रक होता है वो होता कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये एप्सिलॉन नॉट जो है इसका बीमा निकालने के लिए आता है, मतलब आपके एग्जाम में 1 नंबर में आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट की बीमा, एप्सिलॉन नॉट की बीमा। अब बीमा कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखो बाई इक्वेशन स्टार, बाई इक्वेशन स्टार से हम लोग यहाँ से अगर एप्सिलॉन नॉट का मान लिखे, देखो इसको पक्षांतर करेंगे ट्रांसफर, एप्सिलॉन नॉट यहाँ आएगा, एफ यहाँ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बराबर, ये एफ यहाँ चला गया तो आ गया 1/4 पाई एफ, उसके बाद ये वाली संख्या पूरी लिखी वैल्यू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब यहाँ सबकी बीमा लिखते हैं, 4 पाई मतलब कांस्टेंट की बीमा हम लोग नहीं लिखते हैं, तो यहाँ से क्या हो गया Q1 का मतलब क्या हो गया, Q क्या है, आवेश है, आवेश का बीमा क्या होता है, AT होता है, तो 2 बार ये दोनों का स्क्वायर मतलब AT स्क्वायर। एफ का बीमा क्या होगा, बल का MLT-2, R स्क्वायर दूरी है, दूरी का क्या होगा, L स्क्वायर होगा। तो इसको अगर हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे, देखो पहले क्या जाएगा, m ऊपर जाएगा तो हो गया m-1, L देखो यहाँ 2 है 1 3 है, ऊपर जाएगा कितना हो गया, L⁻³ A ऊपर कितना है 2, तो हमने पहले T लिख देते हैं, T देखो 2 ऊपर गया 2 ऊपर 4 हो गया, T⁻4 हो गया, और A की पावर कितना हो गया 2 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या है, m-1 L⁻³ T⁴ और A स्क्वायर। ठीक है, बीमा को हमेशा हम लोग कहाँ लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, वरना गलत माना जाएगा। अब इसके बाद हम लोग आगे चर्चा करते हैं, एक फार्मूला हमारे पास अभी यहीं से आएगा कि परावैद्युत माध्यम जो होता है, या बोल सकते हैं माध्यम का परावैद्युतांक किसे कहते हैं। तो माध्यम का परावैद्युतांक के लिए हम लोग क्या करेंगे, अच्छा ये जो फार्मूला हमारे लिए आया किसके लिए, निर्वात या वायु के लिए आया है। अब अगर यही फार्मूला हम लोग लिख दें कि जो हमारे आवेश थे वो कहाँ रखे हैं, जैसे अभी हमने Q1 Q2 लिया था, वो हमारा किस में रखा था, निर्वात या वायु में। अब हमने बोला कि आवेश जो कहाँ रखे हैं, माध्यम में, तो माध्यम के लिए क्या हो जाएगा, माध्यम का मतलब क्या हो गया, माध्यम में
माध्यम का मतलब हो गया कि अब दोनों आवेशों को हमने मोमबत्ती मोम के अंदर रख दिया या तेल के अंदर रख दिया, कोई रबड़ है उसके अंदर रख दिया, तो ये क्या हो गया माध्यम। तो माध्यम के लिए क्या होता है कि जो हमारे पास बल होता है उसको हमने क्या लिख दिया एफ एम से, एफ मीडियम। यहाँ से क्या हो जाएगा 1/4 पाई। अब 4 पाई माध्यम के लिए क्या होता है कि जहाँ एप्सिलॉन के बगल में के जोड़ देते हैं, मतलब जो इसका परावैद्युतांक है माध्यम का, उस पर हमने क्या लिख दिया 4 पाई के, और पूरी चीज़ वही आ जाएगी Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब यहाँ से देखो बच्चा, जो हमारे पास इतनी वैल्यू दी गई है इसको हम लोगों ने क्या लिख दिया एप्सिलॉन नॉट के को हमने मान लिया एप्सिलॉन, क्या मान लिया एप्सिलॉन। अब यहाँ से देखो अगर हम लोग के का मान निकाले तो के बराबर क्या आएगा एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पर के को हम क्या बोलते हैं, के को कहते हैं माध्यम का परावैद्युतांक, के को क्या बोलेंगे माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट हमने बताया था निर्वात या वायु की वैद्युशीलता, तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या हो गया निर्वात या वायु की वैद्युशीलता। अगली चीज में क्या है एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन हमें कहाँ मिला है, एप्सिलॉन मिला है माध्यम की वैद्युशीलता, तो एप्सिलॉन को हमने क्या लिख दिया माध्यम की वैद्युशीलता, माध्यम की वैद्युशीलता, माध्यम की वैद्युशीलता। तो अब हमें डिफाइन किसको करना है माध्यम का परावैद्युतांक। तो माध्यम का परावैद्युतांक क्या होता है कि माध्यम की वैद्युशीलता तथा निर्वात की वैद्युशीलता बटे का मतलब क्या हो गया अनुपात, मतलब क्या हो गया एप्सिलॉन का मतलब माध्यम की वैद्युशीलता तथा निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ